अभी जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि इस कोरोना के एनवायरनमेंट में बहुत सारी मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे ह्यू एंड क्राई मच रहा है कि जब डॉक्टर्स टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। ऐसा भी हुआ कि जहां पर जिन सोसाइटीज़ के अंदर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रहते थे उनको वहां से हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनको वहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। कुछ डॉक्टर्स को दफनाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का अपना पक्ष है और सरकार भी पूरी मदद करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि क्या करें, मजबूर ये हालात इधर भी हैं उधर भी। तन्हाई के ये रात इधर भी हैं उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। तो इस बात को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक सांकेतिक हड़ताल की बात करी। जब इस हड़ताल की बात हुई तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी एक्शन में आई और उसने जो है एक लॉ बनाया। अब इस लॉ को लेकर एक बड़ा खुशी का माहौल पैदा हो गया। लोगों को, डॉक्टर्स को लगा कि भाई अब तो हम बिल्कुल राजा हो गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स राजा हो गए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मीडिया में भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें छपी कि भाई अब इनको कोई हैरेस करेगा तो उनको सज़ा हो जाएगी, गैर जमानती हो जाएगा वारंट, और बहुत सारी बातें कि भाई अगर उसके ऊपर हाथ भी उठाया तो 7 साल की सज़ा होगी। जितने मीडिया हाउसेस थे सब ने उसको खूब बड़ा बड़ा पोर्ट्रे किया। टुडे माई रोल ओवर हेयर इज़ कि मैं आपको बताऊं कि व्हाट दिस अमेंडमेंट सेज। मेरे पास मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के फ़ोन आए, कहने लगे कि यार इसका क्या मतलब हुआ, क्या अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये अमेंडमेंट क्या था, इससे डॉक्टर्स के ऊपर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग बहुत एलेशन में हैं, बहुत सारे लोग यूफोरिया में हैं। मेडिकोज को लग रहा है, बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लग रहा है कि बस अब तो इस समय तो हम खुदा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ की अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉ के अपने एक दायरे हैं। हम इस बारे में बात करेंगे कि आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो मीटिंग करी थी उसका टेक होम क्या था। तो पहले हम बात करें इस बात की, तो ये जो अमेंडमेंट आया है ये एपिडेमिक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं है। तो पहली बात जो समझने वाली है कि ये जो अमेंडमेंट है दिस इज लिमिटेड टिल एपिडेमिक। बीत गई तो बात गई, तो जिस दिन एपिडेमिक ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये वाले जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये परपेचुअल नहीं है। जैसा कि हम जानते ही हैं, हमने बहुत सारे अभी एपिडेमिक के बारे में जब रिसर्च कर रहे थे तो एपिडेमिक कहीं 100 साल में आती है एक बार, और ईश्वर नहीं करे कि दोबारा ये एपिडेमिक आए या इस तरह की कोई भी मानवता पर इतना बड़ा संकट आए। लेकिन जब तक एपिडेमिक नहीं है तब तक ये वाला लॉ एनफोर्सेबल नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए क्योंकि ये अमेंडमेंट एपिडेमिक एक्ट में किया गया है। दूसरा, अभी तक ये एक्ट नहीं बना, ये ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो क्या करते हैं कि किसी लॉ की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने बात रखी जाती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डिनेंस निकालते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस होता है इसका जो नेचर है वो टेम्परेरी होता है, मतलब ये कोई परमानेंट लॉ नहीं होता, इट इज़ टेम्परेरी। इस बात को समझना है। तो ये भी हो सकता है कि जब पार्लियामेंट इन सेशन आए तो इस वाले लॉ को पास नहीं करे, तो ये बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। और अगर पास कर भी देती है उस समय तब भी खाली एपिडेमिक एक्ट तक ही ये वाला लॉ एप्लीकेबल होगा, ये वाला अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंक्लूडेड नहीं हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है ओनली दोज हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो एपिडेमिक में काम कर रहे हैं। मैं अभी डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा तो इस बारे में और डिटेल में बात करूंगा। मैनी वायलेंसेस आर
कंपाउंडेबल। तो इसको अगर हम देखेंगे कि कंपाउंडेबल का मतलब क्या है, तो कंपाउंडेबल का मतलब यह है कि बातचीत से उस मामले को सुलझाया जा सकता है। ये बात बहुत समझने की है। मैं अभी जब डिटेल की बात करूंगा तो इस बारे में भी बात करूंगा। फिर इसके अंदर जो एक बहुत खास बात है कि अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, पुलिस वाले के डिस्क्रिशन पर है कि वो इस मामले में अरेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि ऐसा ऑफेंस ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल या उससे कम हो, उसमें अरेस्ट इज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब ये पुलिस ऑफिसर पर डिपेंड करेगा कि वो अरेस्ट करना चाहता है उस पर्टिकुलर केस में या नहीं करना चाहता है। इस लॉ के अंदर जो एक अच्छी बात डाली है वो डाली है कि जो लिविंग कंडीशन का इंक्लूजन किया है वो कुछ ऐसा है जो कि पहले से उपलब्ध नहीं था, which was not available in earlier laws, except that there is no new thing which has come out in this amendment, and I will prove this while I will be going through the various provisions of this act. And dear friends, dear healthcare professionals, we have to understand this, that at many places this law is weaker in terms of protection for the healthcare professionals than existing laws. First of all, we should understand that what is the definition of healthcare service personnel. It is given under section 1A subsection B. It means a person who, while carrying out his duty in relation to epidemic related responsibilities, may come in direct contact with the affected patient and thereby is at the risk of being impacted by such disease. So earlier what I told you, that all healthcare service personnel are not included, and this is very well can be seen under this section. Only those persons, only those healthcare personnel who are discharging their duties under the Epidemic Act or who are at risk of getting corona by the affected patients while they are carrying out their duty. So suppose you are a physician and you are examining a cardiac patient, you are not covered under this Epidemic Act. Suppose you are a dental surgeon and you are doing some surgery, you are not covered under this Epidemic Act. Doctors, nurses, paramedical worker and community health worker, all these are included. Then what is act of violence? Under section 1A subsection A, it is harassment impacting the living or working condition. As I have told you earlier, that impacting the living, earlier in any law, harassment impacting the living conditions were not included. Why it has to be included? Because healthcare professionals were facing lot of harassments when they were going to their home after discharging their duties. So colony persons were boycotting them. They were having a kind of a distance that doctor should not be here, he may spread infection. So lot of things, and their families were getting harassed. Landlords were not renewing their rental contracts, or landlords were asking them to leave the premises. So because of these contingencies, it is included that if any harassment in living conditions is being done for the healthcare professional, तो ये वाला एक्ट इन्वोक हो जाएगा. फिर वायलेंस में क्या क्या आएगा? द हार्म, इंजरी, हर्ट, इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन मतलब धमकाना, और डेंजर टू लाइफ. ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस, कोई अगर आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा है, कोई आपको जाने नहीं दे रहा है, कोई सोसाइटी का गेट नहीं खोल रहा है, या आप जब वार्ड के अंदर जा रहे हैं तो 6 लोगों ने खड़े हो गए और आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं. सो ऑल दीज आर नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस, एंड दीज आर क्लासिफाइड अंडर एक्ट ऑफ वायलेंस. लॉस और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट,
ये भी वायलेंस के अंदर ही आएगा। ऑब्वियसली व्हेन वायलेंस इज नॉट परमिटेड, ये क्लॉज डाला गया सेक्शन 2B। No person shall indulge in any act of violence against healthcare service personnel or cause damage or loss to any property. Here again I would like to emphasize, it has been very clearly mentioned during an epidemic. So again coming to the point that this amendment is only till epidemic act is in force. The moment epidemic act is being taken out by the government, all these are being taken out, or this is not the permanent thing. This any healthcare professional must understand very clearly. Then what is the punishment? Anybody who is committing or abetting the violence. तो violence बता दिया मैंने क्या हुआ, सारी definition उसकी आ गई। तो commit करे, खुद करे, या किसी को उकसा दे। abet मतलब किसी और को provoke करना कि भाई तुम कर दो। तो commit करे या abet करे या अफवाह फैलाए उसके लिए, वो सारा का सारा violence के अंदर cover होगा। abets or cause damage to loss to any property, तो क्या होगा, imprisonment है 3 महीने का, and it can go up to 5 years। अब ये बात बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि कल मैं किसी न्यूज़ में पढ़ रहा था, उसमें उसने लिखा कि अगर डॉक्टर को मकान मालिक ने भी कुछ कहा तो इस पर ये एक्ट लग जाएगा, हो सकती है 7 साल की सज़ा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी इल्यूजन में ना रहें हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि 3 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। मिनिमम इज 3 months, मैक्सिमम इज अप टू 5 years, डिपेंडिंग ऑन कि उसने क्या किया है ना। मतलब उसने मान लीजिए किसी ने मारपीट भी करी है और ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ है, ये मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में उसके बारे में डिटेल में बात हुई है। तो उसने जो जो करा है उसके बेसिस पर, कितना सीरियसनेस है उसके अंदर, उसके बेसिस पर इम्प्रिजमेंट हो सकता है 3 महीने से 5 साल के बीच का। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने गाली दे दी और आपने उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी और बोलेंगे उसको कि 7 साल की सज़ा दे दो, ऐसा नहीं होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट लॉ इज सेइंग। और फाइन हो सकता है 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के बीच का। दिस ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये लोग नॉन बेलेबल का नाम सुन के बड़े खुश हो जाते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अरे आपको पता है कि उसकी जमानत भी नहीं होगी क्योंकि ये गैर जमानती है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल गैर जमानती का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जमानत नहीं होती है, जमानत होती है। गैर जमानती का मतलब ये है कि थाने से जमानत नहीं होगी, मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई में समझिए कि किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो सज़ा कितने टाइम की है? सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के तहत 3 महीने से 5 साल की। तो ये माइनर सा ऑफेंस है। जब ये माइनर सा ऑफेंस है तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अरेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पहली बात है कि अरेस्ट होगा या नहीं होगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट। दिस विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, फिर वो पर्सन सीधा चला जाता है कोर्ट में, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा तो उसको जमानत तो करानी पड़ेगी ना। अगर उसकी एफआईआर है तो वो जमानत कराने जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड हैं तो उसको जमानत दे सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों के मन में, कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के मन में कहीं पर ये इल्यूजन पैदा हो गया कि अगर किसी ने मुझे कुछ भी कहा तो पुलिस उसको आकर तुरंत अरेस्ट कर लेगी और उसकी जमानत भी नहीं होगी। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें, इस अमेंडमेंट के अंदर ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब मैं देखिए आपको एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। एक ऑलरेडी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है जो 2008 में ही पास हो गया था। अब देखिए वो वाला एक्ट क्या कहता है, वो भी कहता है कि ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर अभी ये गैर जमानती है तो ये पहले भी गैर जमानती था, पहले ये कॉग्निजेबल था और आज भी ये कॉग्निजेबल है। तो कोई बहुत जो है बड़ी बात नहीं हो गई है, उसको कोई बहुत बड़ा मैग्नीफाई और ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आप देखें तो वहाँ पर जो सज़ा का प्राविधान था वो 3 महीने से 5 साल का है। तो इसके अंदर जो सज़ा का प्राविधान है वो 3 साल तक का था, है ना। तो वो उधर 2 साल बढ़ाए तो जरूर गए हैं, लेकिन साथ में लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है। 3 महीने से 5 साल की रेंज दे दी गई है। तो 3 महीने की भी सज़ा हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, साल भर की भी हो सकती है। बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा कि उस ऑफेंस का टाइप क्या था। एंड ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन लेंगे हमारे माननीय न्यायाधीश, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट, कि कितने टाइम की सज़ा देनी है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि ये ऑफेंस पर बेल भी मिलती है और अरेस्ट होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। और ये लॉ हमारे पास में पहले 2008 के लॉ के तहत ऑलरेडी था। तो कुछ नया नहीं हो गया है, इस बात को प्लीज़ समझिए। अब जो है अगर हम कहें ग्रीवियस हर्ट, ये जो है सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में कहा है। तो इसमें जो है 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रोविजन डाला गया है ना। और फाइन डाला गया है 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का। अब अगर आप इसको कंपेयर करिए आईपीसी 325, तो ये क्लॉज तो पहले से ही था। ग्रीवियस हर्ट पर 7 साल की जो सजा है, ग्रीवियस हर्ट जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि उसका पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है, जिसमें कि जैसे हड्डी तोड़ दी, दांत तोड़ दिया, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आदमी को 20 दिन तक बिस्तर पे रहना पड़ा पेन में। तो ये सारी जो क्लासिफिकेशंस हैं ये ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। और ग्रीवियस हर्ट के जो प्राविधान थे, जिसमें 7 साल की सजा का प्राविधान था, प्रोविजन था, वो तो पहले से ही था। तो नया क्या हुआ है? नया कुछ नहीं हुआ है ना। कोई बहुत ज़्यादा, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मैं एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इल्यूजन और रिलेशन में नहीं आए कि कोई बहुत बड़ा लॉ पॉज हो गया है, अब हमें कोई छू भी नहीं पाएगा और हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लॉ पहले थे लगभग वही लॉज ही एप्लीकेबल हो गए। खाली एक चीज में फर्क आया कि लिविंग कंडीशन में जो प्रॉब्लम का जो अमेंडमेंट डाला गया है, सिर्फ वो पहले नहीं था। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल के ऊपर। इसके लिए जो है सेक्शन 3A इंसर्ट किया गया है। तो वो इंसर्शन कहता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा, ये इन्वेस्टिगेशन कोई इंस्पेक्टर रैंक का पर्सन करेगा। एक आध मीडिया हाउसेस में मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा कि ओनली सीनियर पुलिस ऑफिसर और सीनियर इंस्पेक्टर विल डू। नहीं, ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर भी एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, इस अमेंडमेंट में स्पेसिफाइड नहीं है। नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, तो मतलब इंस्पेक्टर या उससे हायर, लेकिन इंस्पेक्टर इज जस्टिफाइड एंड क्वालिफाइड फॉर कंडक्टिंग दिस इन्वेस्टिगेशन। 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। अब इसको इस बात से कंफ्यूज मत करिएगा कि 30 दिन के अंदर सजा हो जाएगी, नहीं। जो चार्जशीट पेश करने का टाइम दिया गया है वो 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है कि ये ऑफेंस हुआ था या नहीं हुआ था। फिर बोला गया है कि एक्सपीडिशियस ट्रायल होगा। एक्सपीडिशियस ट्रायल के लिए मतलब फटाफट होगा, लगभग जिसको अपन फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं ना, तो फास्ट ट्रैक से होगा। तो एक्सपीडिशियस ट्रायल तो कहा गया है, लेकिन कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है। तो ऐसा ना सोचें कि कोई एक्सपीडिशियस ट्रायल है तो बस बड़ी फटाफट इन्वेस्टिगेशन होगा और तुरंत सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है एंड इट कैन कंटिन्यू इंडेफिनेटली विद रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस। अगर फैसला नहीं दे रहे हैं तो मजिस्ट्रेट हैज़ टू रिकॉर्ड कि वो ये फैसला या इस ट्रायल को जल्दी कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो साथ में रीजंस मेंशन कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं है। मैं ये बातें आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि लॉ क्या कह रहा है। खाली कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ थोड़े से व्हाट्सएप, थोड़ा सा वो पढ़कर एक आधा अधूरा ज्ञान आ जाता है। वो आधा अधूरा ज्ञान एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि इस अमेंडमेंट के तहत कहीं पर भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसके अंदर कवर्ड नहीं हैं। ओनली दोज हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो एपिडेमिक एक्ट के तहत एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए डिप्यूटेड हैं और कोरोना के डायरेक्ट टच में आते हैं कोरोना पेशेंट्स के,
वही लोग एज पर द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब देखिए इसके अंदर जो सेक्शन 3B डाला है वो कहता है कि अगर ग्रीवियस हर्ट नहीं है, जो पहले वाले जो हर्ट उसमें बताए गए थे ना, ये वाले जो हर्ट थे सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में ये वाले हर्ट्स थे, है ना, ये वाला जिसमें 3 महीने से 5 साल तक की सजा थी, उसके अंदर अगर हम जाएं तो ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये हुआ कि बातचीत करके सुलझाया जा सकता है ना, बहुत सीरियस क्राइम नहीं है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि भाई जाओ जाके माफ़ी मांग लो, है ना, माफ़ी मांग लो, भाई डॉक्टर साहब माफ़ कर दो इनको, किसी नर्स के साथ कुछ बदतमीजी हुई, उसने कहा भाई माफ़ कर दो, और उसने माफ़ कर दिया तो बात वहीं ख़त्म हो गई। तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्लासीफाई हो गया। और जब भी कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस में होता है तो वो ऑफेंस काफ़ी वीक ऑफेंस होता है इन द आइज ऑफ जस्टिस। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है। जो इसको वीक बनाता है, अगर आप इसको कंपेयर करें अपने मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट जो था 2008 में जो पास हुआ था, वो कंपाउंडेबल नहीं था और ये कंपाउंडेबल है। तो कौन सा वीक हुआ? ये वाला वीक हुआ। ये मैं आपको स्कूल ऑफ थॉट देना चाहता था कि ये जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं ये एग्जिस्टिंग लॉ से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आए और एग्जिस्टिंग लॉ को थोड़ा सा उन्होंने वीक किया है फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब इसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने लिखा, प्रूफ ऑफ बर्डन। ये ग्रीवियस हर्ट की बात हो रही है जिसके अंदर 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती थी ना। वो कह रहे हैं कि प्रूफ ऑफ बर्डन क्या है? प्रूफ ऑफ बर्डन का मतलब ये होता है कि कौन साबित करेगा कि ये बात हुई थी। तो यूजुअली जो कंप्लेंट करता है वही साबित करता है। ये एक जनरल लॉ ऑफ एविडेंस है। अमेंडमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी बात करी, वो उन्होंने सेक्शन 3C डाला और उन्होंने कहा द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सच ऑफेंस। मतलब मान लिया जाएगा कि जिसको हम एक्यूज को पकड़ के लाए हैं वो उसने ये ऑफेंस करा है, अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड। मतलब ये उसका काम है कि वो साबित करे कि ऐसा उसने नहीं किया था। बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में ये, है ना, क्योंकि प्रूफ ऑफ बर्डन आ गया एक्यूज्ड के ऊपर, लेकिन इसको वीक कर दिया गया सेक्शन 3D सब सेक्शन 2 में। अब एक तरफ तो ये लिखा जा रहा है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सच ऑफेंस, मतलब मान लिया जाएगा, कोर्ट यही प्रिज्यूम करके चलेगा कि उसने ये ऑफेंस किया है। लेकिन अब 3D का सब सेक्शन 2 पढ़िए तो कह रहा है फैक्ट टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, नॉट मेयर ऑन प्रोबेबिलिटी। तो अब ये दोनों समहाउ कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई आप उसको लेकर आओगे तो हम मान लेंगे कि इसी ने करा है, उसको ये काम उसका साबित करने का है कि उसने नहीं करा है, ठीक है ना। तो नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3C he is guilty, he has to prove his innocence. But in the next section 3D subsection 2 इस बात को खारिज कर दिया जाता है और लिखा जाता है facts to be proved beyond reasonable doubt and not mere on probability। अब ये beyond doubt कौन प्रूव करेगा? जो एक्यूज था वो तो प्रूव करने से रहा, तो फाइनली घुमा के वापस प्रूफ ऑफ बर्डन उसको दे दिया गया जो कंप्लेनेंट है। तो ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से मैच नहीं होंगे। इस बात को समझें कि अगर आपके पास में प्रॉपर प्रूफ्स नहीं हैं तो इस केस में सजा नहीं होगी। सेक्शन 3C और सेक्शन 3D एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। फिर अगर हम पढ़ें सेक्शन 3D का सब क्लॉज 1, तो ये कह रहे हैं कि कल्पेबल मेंटल स्टेट शैल बी प्रिज्यूम्ड, है ना। वापस बोला कि भाई देखो अगर किसी ने मारा है तो हम मानेंगे कि उसकी मारने की इंटेंशन थी, उसकी मारने की खराब इंटेंशन थी। कल्पेबल मेंटल स्टेट, इसको हम लीगल लैंग्वेज में मेंस रिया कहते हैं, कि मतलब दैट पर्सन वाज हैविंग माल इंटेंशन। तो ये बड़ी अच्छी बात लिखी है, लेकिन उसी लाइन के साथ में फिर जोड़ के लिख दिया है बट एक्यूज्ड कैन गेट डिफेंस। समझे ना आप बात को? तो दोनों बातें हो गई
एक तरफ से बोला कि हम मानेंगे कि कल्पेबल मेंटल स्टेट है, उसने खराब इंटेंशन से किया है, लेकिन अगर वो साबित कर दे कि नहीं नहीं मेरी खराब इंटेंशन नहीं थी, और ये तो वो साबित करना चाहेगा ही ना, वो बोलेगा साहब मेरे घर पे आए 3-4 लोग आ गए, कुछ स्वैब वैब लेकर आए साहब, मैं घबरा गया, जब मैं घबरा के जाने लगा तो ये मेरे पीछे पड़े, मुझे लगा ये मुझे मारने आ रहे हैं, तो मैंने भी पत्थर उठा के मार दिया, तो मेरी मंशा इनको मारने की थोड़ी थी, मैंने तो सेल्फ डिफेंस में मार दिया, मेरी समझ में नहीं आया। तो वो बोलेगा साहब ये प्रोवोकेशन था। तो जब जैसे ही वो बोलेगा कि ये प्रोवोकेशन था, तो उसको अंडर आईपीसी इंडियन पिनल कोड 335 के अंदर प्रोवोकेशन का डिफेंस मिल सकता है, और ये इस अमेंडमेंट के अंदर लिखा है कि एक्यूज कैन गेट डिफेंस। तो अगर एक्यूज, जैसा कि अगर हम देखें ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में सेक्शन 325 में, तो उसके अंदर एक्सेप्शन में सेक्शन 335 लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 335 ग्रीवियस हर्ट में लिखा हुआ है। इसमें इस अमेंडमेंट के अंदर सेक्शन 335 मेंशन तो नहीं करा है आईपीसी का, लेकिन ये जरूर लिखा है कि कल्पेबल मेंटल स्टेट को एक्यूज डिफेंस कर सकता है। तो बात घुमा फिराकर वहीं हो गई। तो मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं कि कुछ नया नहीं हुआ है, वही था वही है, बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफेंस कंपाउंडेबल हो गया, तो कहीं से ये लॉ एग्जिस्टिंग लॉ से वीक हो गया। अब आपको एक और मजे की बात बताता हूं। इसमें क्लॉज है डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉम्पनसेशन। अब ये जो डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉम्पनसेशन है, उसमें लिखा है कि ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डैमेज्ड प्रॉपर्टी। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में कि डबल द अमाउंट मिलेगा भाई अगर किसी ने जो है उस सामान को डैमेज किया। और हमें ऐसा लग रहा है, बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऐसा लग रहा है कि ये क्लॉज कोई नया क्लॉज आ गया है और इस पर जो है बहुत रिलीफ मिलेगा, कोई आदमी हमारी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 से, तो वो क्या कहता था कि पेनाल्टी ऑफ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, है ना, समझिए ना बात को, कि यहां पर लिखा है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, अभी का जो अमेंडमेंट है, और जो ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करता था वो कहता था ट्वाइस द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस। मैं समझाता हूं आपको। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टेथोस्कोप लिया, वो स्टेथोस्कोप 50,000 रुपए का था, और मैं एपिडेमिक एरिया के अंदर जाता हूं और वहां पर मेरे साथ में मारपीट हो जाती है। तो जब मेरे साथ मारपीट हुई और उसमें वो स्टेथोस्कोप डैमेज हो गया, टूट गया, और वो स्टेथोस्कोप था 50,000 का, मैंने 4 साल पहले लिया था, तो 50,000 का स्टेथोस्कोप की फेयर मार्केट वैल्यू कहां से डिराइव करेंगे? ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो अगर 20% के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका, तो 80% डेप्रिसिएशन हो गया 4 साल में, तो वैल्यू अभी कितनी बची? 10,000 रुपये। 50,000 का लिया था, 20% वैल्यू बची, तो 10,000 रुपये। तो इस वाले लॉ के तहत, इस वाले अमेंडमेंट के तहत कितने मिलेंगे? 10,000 फेयर वैल्यू थी, तो अब मिलेंगे 20,000 रुपये। लेकिन अगर हम मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के तहत जाते, तो हमारे पास में जो हमने स्टेथोस्कोप लिया था, 4 साल पहले लिया था, कोई बात नहीं, उसकी कीमत थी 50,000 रुपये, तो हमको कितना मिलता पुराने वाले एक्ट के तहत? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस, मतलब हमको 1,00,000 रुपए मिलते। तो अभी वाले अमेंडमेंट के तहत 20,000 मिलेंगे, और पुराने वाले एक्ट के तहत अगर उसी को हमने ठीक से इंप्लीमेंट कर लिया होता तो हमको 1,00,000 मिलता। तो आई होप मैं समझा पाया कि जो हमारा नया अमेंडमेंट आया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लॉ उस बारे में क्या कह रहा है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस कठिन समय में हम सबको सरकार का पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर गलत हो रहा है, ये समय आपस में लड़ाई करने का नहीं है, ये समय है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके एज अ यूनिट, एज अ नेशन इस बड़ी पैंडेमिक से छुटकारा पा सकें। सरकार भी यही चाहती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी यही चाहते हैं, और अगर कुछ चंद लोग इसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा करते हैं, उसके अंदर डिस्टर्ब करते हैं, तो उनकी वजह से हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को
अपना काम नहीं छोड़ना है। ये तो पेंडेमिक है, अभी आई है, फिर चली जाएगी। कोरोना है, चला जाएगा। जब ये चला जाएगा और हम इस लॉ को टाइट्रेट करेंगे, तब पूछ लेंगे ना कि तुम चले जाओगे तो हम सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया।